हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनिशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि हम सारी की सारी एरर्स जो हमारी एसएससी में आई हुई हैं, चाहे वो टीयर 1 की हो, टीयर 2 की हो, चाहे सीपीओ से आई हो, चाहे स्टेनोग्राफर से आई हो, चाहे सीजीएल टीयर 1 टीयर 2, सीएचएसएल का टीयर 1 है ना। तो यहाँ से आपकी जितनी भी कहीं से भी एरर्स आपकी बनी है अभी तक की 2020 में, जो आपका पेपर हुआ है मार्च 2020 तक का, वहाँ तक की हम सारी की सारी एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और बस एरर्स को डिस्कस करने का मेरा जो मेन मोटो ये नहीं है कि मैं आपको बस बता दूंगा यहाँ पर आपका ये रूल यूज़ हुआ है, वो रूल यूज़ हुआ है। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पार्सिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता ही होगा सारी चीज़ें। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो देखो, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पार्सिंग का, और इसके अलावा रूल्स तो नहीं देखेंगे। देखो, इंग्लिश क्या अपनी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज आपकी लॉजिक से बनती है, ठीक है ना। लैंग्वेज बोलने में हम यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, यहाँ पे हम अपने कुछ फॉर्मुलेज लगा देंगे और अपनी लैंग्वेज जो है निकल के आ जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज है तो उसे हम बोलने में लॉजिक का यूज़ करेंगे। तो वही मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में हम कैसे बेसिकली जो लॉजिक्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पार्सिंग क्या होती है? पार्सिंग बेसिकली हम सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे आपके सेंटेंस में जो भी यूज़ हो रहे होंगे। इससे क्या होगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको मिसलेनियस क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या होता है कि आप जैसे लेट से आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा तो उसके एरर तो आपसे हो जाते हैं बड़े आसानी से, इसके बाद में प्रोनाउन के हो जाते हैं। लेकिन जब आप मिसलेनियस लगाने बैठते हो तो आपको समझ ही नहीं आता कि एरर आ कहाँ पे रही है। तो वही हम यहाँ पर पार्सिंग के थ्रू देखेंगे कि आपकी कैसे क्या कहाँ पर एरर बनेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जाकर के क्लास 1 से देखना, क्योंकि ये जो आपका पूरा कोर्स है वो इस तरीके से अरेंज किया गया है। जैसे आपका लैडर होता है ना, एक स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है, सारे के सारे स्टेप हम एक एक करके ही उसमें चढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो ये कोर्स है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि मैंने लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 2 को, 3 को, 4 को इस तरीके से जुड़े हुए हैं सारे। कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चलेगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर को यहाँ पर हम समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा यहाँ पर मेन मोटो। अब क्लास को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ये मैंने बता ही दिया है कहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा ये जो है आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल है। अब एग्जामिनेशन तो आप कोई भी उठा लो, इसके अलावा आपका एफकेट का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे आईबीपीएस का हो गया, ठीक है ना। तो जो भी आपके एग्जामिनेशन है जिसमें आपकी एरर डिटेक्शन आती है, ठीक है ना, एरर डिटेक्शन आती है, तो उसके लिए आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा वोकेबलरी का स्पेशल कोर्स आपका चल ही रहा है, तो आई होप कि आपने क्लास देख ली होगी। अभी आपकी 9:30 पर डेली की क्लास होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वही इसमें कराए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लेना। खैर, अब आ जाते हैं अपनी क्लास पर। और भी आपकी कई सारी क्लासेस चल रही हैं, एक बार जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट भी चेकआउट करते रहना, जिससे कि आपको पता चल जाए कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424। यहाँ पर अपने पास है, नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगिन एंटरटेनिंग दैम। देखो, अब कभी भी जैसे आपका नो सूनर है, यहाँ पर हम पहले एक छोटी सी बात देख लेते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, जो हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका नो सूनर हो गया, इसके अलावा हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, ठीक है, स्कर्ट्सली हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, अपने नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, यानी कि इनका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव निकल के आ रहा होता है। और इनके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, तो इनके साथ में हम इन्वर्जन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। किसका यूज़ करते हैं, इन्वर्जन का। भी इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन होता है, हम जैसे क्वेश्चन, देखो कभी भी जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं ना, जैसे लेट्स से व्हाट इज़ योर नेम, मैंने ऐसे लिखा व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो सब्जेक्ट है ना योर नेम, यहाँ पर इस सब्जेक्ट के पहले मैंने यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। तो जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे क्वेश्चन वर्ड में अपना इन्वर्जन हो रहा होता है, उसी तरीके से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ भी हमारा इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन को देखते हैं, नो सूनर हैड दे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दे हैड होना चाहिए कि हैड दे होना चाहिए। अगर इन्वर्जन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हैड दे हो जाएगा। हैड को हटा देंगे, यहाँ पर हम हैड यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अपना, नो सूनर हैड दे रिसीव द गेस्ट देन दे बिगिन एंटरटेनिंग दैम। अब नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज़ होता है, ये बात भी आपको पता होगी। एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी हम नो सूनर का यूज़ करते हैं तो ओनली नो सूनर के साथ आपका देन का यूज़ होता है। बाकी के जो भी आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, चाहे आपका हार्डली हो जाए, बेयरली हो जाए, रेयरली हो जाए, स्कर्ट्सली हो जाए, उन सारे के सारे वर्ड्स के साथ में हम वैन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। किसका यूज़ करते हैं, वैन का। क्लियर है। तो अब देखो एक बार जरा इसकी पार्सिंग भी कर लेते हैं। नो सूनर हो गया अपना यहाँ पर, इसके बाद में हैड, यहाँ पे हैड आ गया, यानी कि ये इन्वर्जन हो गया। पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, फिर अपना दे सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में रिसीव्ड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। गेस्ट क्या हो जाएगा, गेस्ट अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में दैट देन हो गया, देन से क्या होगा, दो सेंटेंस अपने बेसिकली जुड़े हुए होंगे, दो क्लॉज जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद में ये दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। बिगिन क्या हो जाएगा भाई, बिगिन हो जाएगा अपना यहाँ पर वर्ब। और एंटरटेनिंग, अब ये बताएं जरा एंटरटेनिंग क्या हो जाएगा। अब ये जो एंटरटेनिंग है ना, यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देखें जरा ध्यान से, ये जो अपना एंटरटेनिंग है,
ये एंटरटेनिंग होगा आपका यहाँ पर जिरंड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये अपना जिरंड हो जाएगा। जिरंड क्या होता है आपका V1 प्लस का ING, तो ये हो गया अपना जिरंड। और जिरंड क्या होता है आपका, सेमी वर्ब होती है। सेमी वर्ब क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी वर्ब से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। अब ये जिरंड हो गया तो ये किसकी तरह काम करने लगा, इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो ये एंटरटेनिंग क्या हो गया आपका, जिरंड हो गया, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखो जिरंड है क्या अपना, है तो सेमी वर्ब ही, यानी कि इसका कहीं जो खून है, यानी कि जो इसका काम है फंक्शन, तो इसका कहीं ना कहीं वर्ब का भी होगा। तो जिरंड होते हैं, जैसे आपका सेमी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जिरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इसके अलावा आपका इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो आपके सेमी वर्ब्स होते हैं, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। देखो ये अपना इसने काम तो कर दिया, एज अ ऑब्जेक्ट ही इसने काम किया यहाँ पे। इसका जो फंक्शन है वो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनना, लेकिन इसका जो बेसिकली है ये अपना जिरंड तो है। और जिरंड क्या होता है अपना, एक सेमी वर्ब होती है। और सेमी वर्ब का काम क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वर्ब का फंक्शन होगा। और अगर वर्ब का फंक्शन है तो वो अपने पास में ऑब्जेक्ट रख सकता है। बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक वर्ब क्या करती है, एक वर्ब अपने साथ में हमेशा एक ऑब्जेक्ट रखती है कि नहीं रखती है। तो जिरंड भी अपने पास में एक ऑब्जेक्ट रख सकता है। तो यहाँ पर ये जो दैम है ना, दैम क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका दैम, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर से मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा सेंटेंस हमने देख लिया, पूरे की पार्सिंग भी कर ली। एरर किस में आई है, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर यहाँ पर निकल के आई हुई है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 420। तो अब क्वेश्चन नंबर 425 अपने पास है, वाई ऑन अर्थ हैज़ ही नॉट कम। तो देखो ये जो अपना वाई ऑन अर्थ है ना, ये बेसिकली या तो इंटरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या ये क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हुआ है। लेकिन अब ये जो ऑन अर्थ है ना, ये बेसिकली आपका एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि ये आपका वो बहुत ही ज़्यादा जो सामने वाला पर्सन है वो एस्ट्रोनिस्ट हो गया, और वो बोल रहा है कि धरती में ऐसा क्या काम आ गया कि उसे वो नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। तो क्या बोला है यहाँ पर हमने, वाई ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या एक एक तरीके से अपना ये एक इंप्रेशन दिखाना चाह रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी पार्सिंग करूँ तो ये ऑन क्या हो जाएगा, अपना प्रपोजिशन हो जाएगा। और ये अर्थ इस प्रपोजिशन का क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद में ये जो हैज़ है, हैज़ अपना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड आता है या फिर आपका जो नेगेटिव साइंस जो नेगेटिव वर्ड्स आते हैं उसमें आपका क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है ना। इतनी सी बात तो क्लियर है सबको। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, और फिर ये जो ही है, ही अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये नॉट क्या होगा भाई, देखो मैं आपको नॉट कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप नॉट को क्या करते हो, एक तरीके से निगलेक्ट कर देते हो। लेकिन आपको इसको निगलेक्ट नहीं करना है। ये आपका जब भी नॉट का यूज़ होता है ना, ये कहीं ना कहीं वर्ब के निगेशन के बारे में बता रहा होता है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो आपका होता है एडवर्ब, ठीक है ना। एडवर्ब हो गया, और क्योंकि आपका निगेशन दिखा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है। तो कभी भी आपसे कोई भी पूछ लेता है कि ये नॉट क्या होता है, तो नॉट होता तो है आपका एडवर्ब बाय द फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका नेगेशन वाला एडवर्ब। क्लियर है। इसके बाद में ये कम क्या हो जाएगा, कम आपकी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फिर ये अपना क्वेश्चन मार्क है ही सही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पूरी की पूरी पार्सिंग भी कर ली, तब भी हमें यहाँ पर कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नो एरर वाला हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 426 पर आते हैं। ये देखो अपने पास क्या है, यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब देखो यहाँ पर आपको मैं एक ईडियम के बारे में बताता हूँ। आपका एक ईडियम होता है रेन, रेन कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है ना। तो ये आपका ईडियम होता है, और इसका जो मीनिंग होती है वो होती है टू रेन वेरी हैविली, यानी कि जब आपकी बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो उसको हम बोल देते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्लियर है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, यस्टरडे, यस्टरडे आपका टाइम डिनोट कर रहा है, इसके बाद में इट क्या हो जाएगा, इट अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में रेन्ड हो जाएगा मेन वर्ब, और लाइक क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर ये देखो लाइक का फंक्शन कई सारे होते हैं, लाइक आपका वर्ब भी होता है, लाइक आपका एज अ प्रपोजिशन भी काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये जो मैंने प्रपोजिशन का यूज़ कर लिया यहाँ पर, लाइक मेरा एज अ प्रपोजिशन काम करेगा। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो अपना पूरा ईडियम है वो क्या होता है, रेन कैट्स एंड डॉग। यहाँ पर हमें कोई जो प्रपोजिशन उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइक को हटा देंगे, ठीक है ना। फिर अपना ये क्या हो जाएगा, इट रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि पूरा का पूरा अपना बन जाएगा एक ईडियम, ठीक है। इसका मतलब आज यस्टरडे यानी कल क्या हुआ, आपकी बहुत ज़्यादा
बारी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपकी एरर हो गई होगी थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 427 देखते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या करें, मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर करें और मुझे जॉब दे दें, ठीक है। ये सारी बात हो रही है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी जो रिक्वेस्ट होता है ना, रिक्वेस्ट की मीनिंग क्या होती है, बात को समझना। रिक्वेस्ट की आपकी मीनिंग होती है टू प्लीड, यानी कि आप किसी से क्या करो, काफ़ी ज़्यादा याचना करो, ठीक है। प्लीड क्या होता है, बेसिकली याचना करना। तो रिक्वेस्ट की मीनिंग में आपकी जो टू प्रपोजिशन है ना, इसका फंक्शन आपका उसमें छुपा हुआ होता है, यानी कि अंडरस्टूड होता है। यानी कि अगर मैं इसमें रिक्वेस्ट का मीनिंग डालना चाहूँ अपने सेंटेंस में, आई वुड लाइक टू प्लीज़ टू यू। अब बेसिकली यहाँ पर आपका क्या हो गया, आई वुड टू प्लीड टू यू, ये आपके दो यहाँ पर टू प्रपोजिशन आ जाएंगे, जबकि मुझे पता है रिक्वेस्ट के अंदर आपका टू प्रपोजिशन तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर आपका ये जो टू है ना, ये क्या हो गया, एग्जैगरेशन हो गया, यानी कि सुपरफ्लस हो गया, और हमें चीज़ों को एग्जैगरेट नहीं करना है। तो मैं इस टू को हटा दूंगा, आपके पूरा क्या बनेगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिक्वेस्ट में और प्लीड में अंतर क्या है। देखो रिक्वेस्ट के अंदर आपका टू जो है वो उसी सेंस में आ जाता है, लेकिन अगर मैं अकेला प्लीड लिखता हूँ तो उस प्लीड के बाद मुझे टू प्रपोजिशन को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को नोट कर लो। अब मैं इसके एक बार पार्सिंग करके भी दिखा देता हूँ क्या क्या अपनी यहाँ पर पार्सिंग हो रही है। आई क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर आई हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा से नीचे कर लेते हैं। देखें आई क्या हो जाएगा, आई अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, वुड हो जाएगी आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, और इसके बाद में ये जो टू है, टू तो हट ही गया, और ये यू है, यू क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब ये जो टू आ रहा है, ये टू क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं। अब ये प्रपोजिशन हो गया तो इसको क्या चाहिए, अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो हाँ। तो ये क्या है बेसिकली अपना टू कंसीडर। अब ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये टू कंसीडर अपना प्रीपोजिशन प्लस प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा या फिर ये अपना इन्फिनेटिव बनेगा, बोलो फटाफट से। हाँ भाई, ये जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये अपना लेक्चर नंबर 32 है, यानी कि मैं आपको 30 डेज़ कम से कम 1 मंथ कई चीज़ें जो है पढ़ा चुका हूँ, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मुझे आप लोगों से भी आंसर्स तो चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस आप भागवत से बैठ के सुनते रहो और अपना काम जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सारे काम नहीं करने हैं। चलो अब ये आप मुझे बताओगे। इसके बाद में ये जो माई एप्लीकेशन है, अच्छा अब ये बेसिकली देखो, अब मैं बता ही देता हूँ, क्या ये आप बार बार देखोगे। खैर ये टू कंसीडर क्या बनेगा, ये अपना एक इन्फिनेटिव बनेगा, ठीक है। ये होगा आपका इन्फिनेटिव। अब अगर ये इन्फिनेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, सेमी वर्ब है ना। और मैंने आपको बता रखा है, कभी भी आपका जब जब सेमी वर्ब आती है तब तक वो क्या करेगी, ठीक है। मतलब हमेशा नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट तो रख ही सकती है। तो मैंने पूछा टू कंसीडर व्हाट, तो उसने बताया कि भाई माई एप्लीकेशन। तो ये माई एप्लीकेशन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अब देखो इसके बाद में एंड क्या हो गया, एंड तो अपना कंजंक्शन हो गया, और फिर ये ग्रांट क्या हो जाएगा, ग्रांट अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, और इसके बाद में इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ग्रांट मी, ठीक है ना, मी। अब देखो अब यहाँ पर अगेन दो चीज़ें आ गई, ग्रांट मी अ जॉब। तो यहाँ पर आपका जो ग्रांट मी, अब मैंने पूछा कि ग्रांट वॉट, तो जो वॉट का डायरेक्ट आंसर मिलता है, या फिर जो वर्ब से आपका डायरेक्ट जो निकलता है, यानी वर्ब का जहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा होता है, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने पूछा ग्रांट वॉट, तो यहाँ पर आपका अ जॉब मुझे आंसर मिला, तो ये अ जॉब क्या बनेगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। काफ़ी प्यारा सेंटेंस है ये, इसकी देखो पार्सिंग करने में कितना मज़ा आ रहा है, कई सारे कॉन्सेप्ट आपके निकल के आ रहे हैं। ये अ जॉब क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये मी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, मी अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद में जो एज अर्ली एज है, ये बेसिकली आपका एज अ प्रपोजिशन यूज़ होता है। एज आपके बीच में जो भी लेट से कोई भी वर्ड यूज़ हो रहा हो, उसके बाद में आपका एज हो, ठीक है, ये आपका एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो पॉसिबल है, ये फिर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यानी कि पीओ बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई। एरर अपनी फर्स्ट वाले ऑप्शन में होगी। अब देखो मैं आपको यहाँ पर ये बता के भी छोड़ सकता था कि एरर आपकी यहाँ पर हो ही गई है फर्स्ट वाले में, इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेकिन ये पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन करने का एक ही मोटो है कि आप सारी की सारी चीज़ों को समझ पाएँ और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक दो चीज़ें फटाफट से दिखा के और अपना लेक्चर जो है ख़त्म कर दूँ।
जब मैं आपको पता ही है कोई भी चीज़ बताता हूँ, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो चाहे कुछ हो, देखो इन सारी चीज़ों से मैं क्या कर चुका हूँ, पास कर चुका हूँ और मुझे पता है कहाँ पर लोगों को दिक्कत आती है और कहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हो और कहाँ पर आप पूछ नहीं पाते हो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस क्लास में बिल्कुल फ्री रहो, कुछ भी डाउट आता है छोटी छोटी चीज़ों को पूछो और सारी चीज़ों को समझते जाओ। आई होप कि अब आपको डाउट तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को मुझे पता है कहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 428 देखेंगे। तो देखो 428 में क्या दे रखा है, ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, लेट से आपके कई सारे बच्चे हैं, आपका प्ले ग्राउंड है, ठीक है। ये कई सारे बच्चे हैं आपके खेल रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या कहा कि ईच ऑफ दीज बॉयज़, यानी कि ये सारे के सारे जो यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं ना, ये सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सारे जो बॉयज़ हैं ये क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं प्ले ग्राउंड में। तो बेसिकली जब मैंने ईच का यूज़ कर लिया ना, तो मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हर एक से अलग अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा ये लड़का भी है, ये लड़का भी है, ये लड़का भी है, मतलब हर लड़के को मैंने कैसे उठाया हुआ है, इंडिविजुअली उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो बात को समझना, बात की गहराई को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैंने जब एक एक लड़के को उठा करके बात की, तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने एक को बुलाया है, तो मैं उसके लिए जो वर्ब यूज़ करूँगा वो कौन सी वर्ब यूज़ करूँगा, बताएं जरा मुझे। सिंगुलर वर्ब ही तो यूज़ करूँगा। अब यहीं पर आपने रूल रट्टे बैठाए होंगे कि ईच के साथ आप कभी भी क्या करते हो, ईच के साथ ऑफ लगाओगे, ऑफ के बाद आपका यहाँ पर कोई प्लूरल नाउन होगा, इसके बाद में आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन इतनी सारी बात याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, इसका कोई सेंस नहीं बैठता इन सारी चीज़ों को याद करने का। मैंने क्या बोला, ईच का जो मतलब होता है वही होता क्या है कि मैं एक एक करके लोगों को बुला रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैंने एक एक करके बुलाया है तो मतलब ये जो अपना सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैंने एक लड़के को बुलाया तो वो कैसा है, सिंगुलर ही तो है, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं ऑफ की बात करूँ तो ये ऑफ क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगी, क्लियर है। ये क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई। अब इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ, क्योंकि प्रपोजिशन को हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये जो बॉयज़ है ना, ये क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका ये पीओ बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अब ये जो दीज है, दीज क्या कर रहा है, इन बॉयज़ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। बॉयज़ कौन से, तो ये वाले बॉयज़, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर अपने प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है ना, खेलते हैं। तो ये जो दीज हो जाएगा ये अपना क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जो भी आपका ना उनको क्वालिफाई करेगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ये क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई इतनी सी। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है ना अपना, यहाँ पर यही सब्जेक्ट रहा, क्योंकि ये तो बॉयज़ क्या है, ये बॉयज़ आपका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो जो सब्जेक्ट है अपना ईच हुआ। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपकी वर्ब आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो ये वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लेज हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, प्लेज हो जाएगा। प्लेज हो गई आपके यहाँ पर मेन वर्ब, और ये गेम्स क्या हो जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक। अब इसके आगे इन क्या हो जाएगा, इन आपकी प्रपोजिशन हो जाएगा। बताया एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेके रहेगा। तो ये जो प्लेग्राउंड है ये क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का पीओ, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। अब इसमें कहीं मुझे एक बात बताओ, रूल्स रट्टे बैठाने की ज़रूरत थी क्या, बेसिक लॉजिक ही है ना। कुछ यहाँ पर गलत बात हुई क्या, कुछ गलत बात नहीं हुई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी होंगी, बस थोड़ा सा समझो चीज़ों को, अपना लॉजिक यहाँ पर लगाना ही होगा, ठीक है। और आप एक काम करो, कुछ भी स्टोरी और इंग्लिश में कुछ पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे रट्टे बिठाते रहोगे या फिर बस सेंटेंसेस देखते रहोगे तो आपकी इंग्लिश जो है परफेक्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट डे से द हिंदू लेके बैठ जाओ या द इंडियन एक्सप्रेस लेके बैठ जाओ, डजेंट मैटर्स। आप उठा के कोई स्टोरी बुक उठा लो, कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक उठा लो, जिसे पढ़ने में आपका मन लगे, उसे पढ़ो, सेंस निकालने की कोशिश करो, ठीक है। इसी को करते करते धीरे धीरे ही आपकी जो रीडिंग स्किल होगी वो बढ़ेगी, ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 429 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 429। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड, यानी कि उसके जितने भी लेक्चर्स हैं ना उसमें से कोई भी नहीं। यानी कि अगर मैंने नॉट वन का यूज़ किया है तो इसका मतलब उनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर अगर भाई एक भी नहीं है तो ये जो अपना है सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद में ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ अपना ये प्रपोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफ हो गया प्रपोजिशन। अब ये लेक्चर्स क्या होगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये हिज क्या है, लेक्चर्स के ऊपर पोजेशन दिखा रहा है। तो ये हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ।
ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब एक बात बताओ, अपना ये सब्जेक्ट कैसा है, बेसिकली ये आपका सिंगुलर ही तो है, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉट वन की बात हो रही है, यानी कि उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही तो आएगी, बोलो हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। फिर एवर बीन हो गया। एवर आप जरा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एवर होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एवर है वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है, कौन से फंक्शन को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में जाननी होती हैं, ठीक है, सो दैट पता तो चले आप लोग कितनी चीज़ें समझ रहे हो, कितनी नहीं समझ रहे हो। अच्छा, अगर नहीं आता है तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ये समझ नहीं आया तो वो हम सो दैट अगले लेक्चर में कवर कर लें, ठीक है। ये हो गया आपका एवर। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये आपको बताना ही है। खैर, बीन क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकल हो जाएगा। और ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड आपका यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। एरर किस में होगी भाई, एरर आपके सेकंड वाले ऑप्शन में होगी। हमें यहाँ पर हैव को हटा के हैज़ कर देना है। क्यों कर देना है, रीज़न समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 430 देखेंगे। देखो भाई, ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ, यानी कि या तो सोहन को या फिर उसके फ्रेंड्स को इस मिसचीफ के लिए ब्लेम करना पड़ेगा, यानी कि उनको ब्लेम करना है, ठीक है। अब देखो, कभी भी आपका ईदर का यूज़ हो जाए तो उसके ईदर और हो जाए, आपका यूज़ हो, तो इन केसेस में जब भी आपके दो सब्जेक्ट का यूज़ होता है, यहाँ पर आपका लेट से S1 है, ये S2 है, तो वहाँ पर आपकी जो भी आपकी वर्ब आती है ना, वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट इसके सबसे पास में होता है हेल्पिंग वर्ब के या फिर मेन वर्ब के, उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आ रही होती है, ठीक है ना। ये हमारा एक क्या है, बेसिकली कन्वेंशन है। आपको पता है हम ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एक कन्वेंशन बन गया है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईदर सोहन, सोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा। फिर और करके मैंने सब्जेक्ट नंबर 2 यानी कि हिज फ्रेंड्स की बात की है, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। देखो, सोहन तो अपना सब्जेक्ट नंबर 1 जो है ये आपका सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अलावा लेकिन अगर मैं बात करूँ हिज फ्रेंड्स यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ना, ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, यानी कि जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हटा के आर कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, इसको हटा के आर कर दिया, तो हमारी एरर तो आ गई सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। फिर क्या है, इज टू बी क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव, 2 प्लस का V1 है, ठीक है ना। बी क्या होता है, बी वाली वर्ब होती है V1, ठीक है। इसके बाद में ब्लेंड भी क्या हो जाएगा, ये आपकी V3 यानी कि मेन वर्ब हो जाएगी। और ये जो फॉर है, फॉर अपना यहाँ पर प्रपोजिशन बनेगा, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा ये मिसचीफ, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा आपका इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि PO। और दिस क्या हो जाएगा, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कौन सी मिसचीफ, तो ये वाली मिसचीफ, ठीक है ना। तो ये दिस क्या हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एरर अपनी सेकंड वाले ऑप्शन में हो गई। बस इसमें आपको छोटी सी 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे ईदर या नीदर का यूज़ हो जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम वर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 431 देखते हैं। यहाँ पर क्या है अपने पास में, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेहेमेंटली रिफ्यूज द एलिगेशन दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स। तो भैया जो मंत्री जी हैं एजुकेशन के, उन्होंने वेहेमेंटली, अच्छा ये काफ़ी अच्छा वर्ड है आपका यहाँ पर वेहेमेंटली। देखो वेहेमेंटली होता क्या है, वेहेमेंटली, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना, हो सकता है आपको ये एग्जामिनेशन में अलग से वोकैब पोर्शन में पूछ लिया जाए, ठीक है। ये होता तो है बेसिकली आपका एडवर्ब, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है वो होता है इन अ वे दैट शोज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है ना। यानी इस तरीके का बोलने का ऐसा लहजा जिससे कि आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वेहेमेंटली इन्होंने ऐसा क्या बोला, तो वेहेमेंटली रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, जिसमें आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही हो, इस तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया। किसको, तो इस एलिगेशन को, यानी कि उस आरोप का क्या है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि उन्होंने क्या है भाई ब्राइब्स लिए हैं। तो भैया मंत्री जी तो ये बोलेंगे उन्होंने ब्राइब्स नहीं लिए हैं, ऐसा थोड़ी बोल दें कि हाँ भाई मैंने ब्राइब्स ली हैं, अब आओ तुम मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ। ये आई होप कि आपने मीनिंग इसकी लिख ली होगी, पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है ना। इसके लिए अलग से यहाँ पर टाइम देने की जरूरत है नहीं। अब देखो ये मिनिस्टर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर अपना सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फॉर होगा, फॉर क्या बन जाएगा अपना यहाँ पर, फॉर हो जाएगी आपकी प्रपोजिशन, ठीक है ना। अब ये प्रपोजिशन आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये एडुकेशन जो है आपकी इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि PO बन जाएगा। अब ये वेहेमेंटली क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। एडवर्ब है तो कौन सी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब का क्या काम को क्वालिफाई कर रहा होगा, तो ये जो रिफ्यूज्ड वाली वर्ब है ना, इसकी मेन वर्ब,
इसको ही ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है वेहेमेंटली। क्लियर है? तो अब मैंने बोला रिफ्यूज़ किया, कैसा रिफ्यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले लहजे में मंत्री जी ने बोल दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो रिफ्यूज़, अब रिफ्यूज़ किया क्या, मैंने पूछा रिफ्यूज़्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिल गया मुझे भाई, एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या बन जाएगा अपना यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया ऑब्जेक्ट, और ये दैट का यूज़ कर लिया, यानी कि ये तो अपना एज अ कंजंक्शन यूज़ हो गया। फिर अपना यहाँ पर क्लॉज नंबर 2 आएगा, तो ही क्या हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या है, मिनिस्टर जी ही आपके दोबारा सब्जेक्ट बने हैं, तो ये आपका प्रोनाउन का यूज़ कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका हेड हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हेड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। टेकन हो जाएगा मेन वर्ब, और हैड टेकन व्हाट, तो ये ड्राइव्स जो है आपका यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला क्लॉज है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई सारी बातें, समझ में आ गई सारी चीज़, ठीक है ना। तो फिलहाल अब बात यह है कि एरर आ कहाँ पे रही है, जब सारी की सारी चीज़ें ठीक ठाक हो गई हैं तो एरर कहाँ पे हो गई। तो देखो कभी भी, अब ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेट हो गई, लेकिन देखो अब जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो तो ये है कि हमने यहाँ पर पार्सिंग वगैरह तो बढ़िया से कर ली, और हमें पार्सिंग में ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये जो आपने तब मिनिस्टर फॉर एजुकेशन लिख दिया है ना, ये आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। ये जो मिनिस्टर होते हैं ना किसी भी चीज़ के, जब भी हमें किसी चीज़ से बिलोंगिंग बतानी होती है, अब मैं ज़रा ये हटा दूँ, अब एक बार इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ से थोड़ी हटाता हूँ सो दैट मैं आपको कुछ ही चीज़ें और अलग से बता पाऊँ। देखो कभी भी आपका लेट्स से हमें क्या बताना हो, बिलोंगिंग बतानी हो, ठीक है, क्या बतानी हो भाई, बिलोंगिंग के बारे में बताना हो, या फिर रिलेटेड टू ऐसा आपका सेंस आ रहा हो, रिलेटेड टू का आ रहा हो, ठीक है, या फिर कनेक्टेड विद का आ रहा हो, ठीक है ना, इन सॉरी कनेक्टेड विद का सेंस आ रहा हो, तो कभी भी आपकी जब भी इन ये वाले सेंस आए ना, तो हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप पूछोगे सर और जो फॉर प्रपोजिशन है वो किसके लिए करते हैं, तो देखो फॉर प्रपोजिशन का जो यूज़ होता है ना, लिख ही देता हूँ एक बार, देखो फॉर प्रपोजिशन का जो यूज़ है बेसिकली वो होता है आपका किसी भी चीज़ का जब हम यूज़ करते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए। तो ये ऐसे लिख लो आप, इंडिकेटिंग यूज़ ऑफ समथिंग, ठीक है ना, यूज़ ऑफ समथिंग। तो मंत्री जी ने यहाँ पर एडुकेशन का यूज़ किया है क्या, नहीं, मंत्री जी तो एडुकेशन के ही मंत्री जी हैं, तो इन्होंने इसके बिलोंगिंग है इनके इसके साथ में, तो यहाँ पर आपकी जो फॉर प्रपोजिशन है ना उसका यूज़ नहीं होगा, ऑफ प्रपोजिशन का यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको अपना सेंस यहाँ पर इस तरीके से भी लगाना पड़ेगा कि प्रपोजिशन यहाँ पे ठीक ठाक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखो बड़े ही आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फ़िलहाल एरर बन गई, किसमें, फर्स्ट वाले ऑप्शन में अपनी एरर हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 432 देखते हैं। तो भाई अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप अपने आराम से कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। समझो भाई इसको, अब अपने पास में है क्या, सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ, अपनी एक ईडियम होता है, क्या ईडियम होता है देखें जरा, कम वॉट में, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, एक ईडियम होता है। इसमें ईडियम का मतलब क्या होता है भाई, इसका होता है नो मैटर व्हाट हैपेंस, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, अब तो मैं ये करके ही रहूँगा। लेट्स से आपके अंदर जोश आ गया और आपने बोला अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टूट जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, मैं तो CHSL या फिर आपका CGL Tier 2 का एग्जामिनेशन हो, चाहे CPO का एग्जामिनेशन हो, रिस्पेक्टिव जो भी एग्जामिनेशन है उसको तो मैं क्रैक करके ही रहूँगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, ठीक है। ये क्या होता है आपका, एक ईडियम होता है। अब इस ईडियम की एक खास बात है, ये ईडियम में आपका जो सेंस है वो नेगेटिव सेंस आ गया, तो जो भी सेंटेंस होगा ना आपका, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस बनेगा इसके पीछे का जो मेन सेंटेंस होगा वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ही आपका ये जो ईडियम है ये आपका एक नेगेटिव ईडियम होता है, नेगेटिव सेंस का ईडियम होता है। तो इसके पीछे जो भी सेंटेंस बनेगा वो अपना पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, या फिर आप बोल दो एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। इतनी सी बात ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी, और ये प्रपोजिशन तो नोट डाउन कर ही लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेम इसके ऊपर कम वॉट में के ऊपर आपके कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। और SSC के एग्जामिनेशन की बात करूँ तो 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर देखो अब यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, इफ़ यानी कि इफ़ को देखते ही पता चला कि ये कहीं ना कहीं कंडीशनल बात हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है, तो फिर यार आपका वर्ब का यूज़ होना चाहिए। तो है आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपकी वर्ब जो है आपकी वर्ब हो जाएगी, जुबेन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आई वुड नॉट अटेंड, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद में जो भी आपका अगला क्लॉज आता है इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस में वो आपका किस में होता है, वो भी आपका पास्ट टेंस में होता है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका वुड का यूज़ करेक्ट हो गया। लेकिन ये जो नॉट है ना, मैंने आपको क्या बताया, कम वॉट में क्या है आपका आगे अपने आप में ही नेगेटिव सेंस बता रहा है। तो अगर ये दो नेगेटिव मिल जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं फिर वो आपस में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इससे जो सेंटेंस की
आपकी मीनिंग निकलनी है ना, वो मीनिंग आपकी बिल्कुल गलत निकलती है और उसका फिर कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, आई तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वुड क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, अटेंड हो जाएगा मेन वर्ब, फिर वुड नॉट अटेंड व्हाट, तो उसने बताया द वेडिंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और ये कम वर्ड में आपको पता ही है ईडियम है, क्लियर है। तो ये बात समझ में आई क्या, हम यहाँ पर नॉट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार मैं ये भी थोड़ा सा आपको और अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें ज़रा, कौन सा कलर ले लो भाई, ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखो कभी भी होता क्या है ना, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं जुबिन होता तो मैं शादी अटेंड ना करता चाहे कुछ भी हो जाता। तो ये चीज़ का मैं जब भी आप ऐसे बोलते हैं ना, जोश जोश में जब भी हम कोई बात बोलते हैं, तो वो चीज़ आपकी हमेशा एफर्मेटिव निकलती है। बात को समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई करके रहूँगा। क्या आप इसमें ऐसा बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये बोलने का कोई सेंस ही नहीं होता। तो इसलिए हम कभी भी जब ईडियम आपका कम वर्ड में का यूज़ होता है तो उसके साथ में नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं होते, नहीं तो जो अर्थ निकलना है उसका अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो पा रही है बात, मेरी समझ में आ गई होगी आज की बात, आई होप कि नहीं बोलोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 433 देखेंगे। ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द टाइम, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि वो नॉवेल्स को क्यों पढ़ता है, टाइम पास करने के लिए। अब देखो यहाँ पर आपका जो ईडियम होता है, वेट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। देखें, आपका जो ईडियम होता है वो होता है पास द टाइम, ठीक है ना। ईडियम क्या होता है, पास द टाइम, जिसका मतलब होता है आपका टू स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग, ठीक है, टू स्पेंड टाइम। अच्छा, अब ये पास द टाइम का मतलब ये नहीं होता कि आप खाली बैठ जाओ मज़े में बैठ के और आप बोलो अरे भाई टाइम पास कर रहा हूँ, ज़िंदगी बस चल रही है। इसका मतलब ये होता है टू स्पेंड द टाइम बाय डूइंग समथिंग, ठीक है ना। टू स्पेंड द टाइम डूइंग डूइंग समथिंग, मतलब आप कुछ काम करो भैया, उस काम को करते करते अपना टाइम क्या करें, आप स्पेंड करें, ठीक है। नहीं तो बैठे बैठे तो कई सारे लोग जो आपके एनिमल्स हैं वो भी अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो ह्यूमन होने का हमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। खैर देखो यहाँ पे अब क्या है अपना, यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूँ, एक एक करके पार्सिंग कर लेते हैं। एक बार ही क्या हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सेज आपका क्या हो जाएगा भाई, सेज अपना यहाँ पर बेसिकली वर्ब हो जाएगा, और दैट क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब ये दैट क्या हो गया भैया, कंजंक्शन हो गया। अब ये ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, यानी सेकंड वाला जो क्लॉज है। इसके बाद में रीड्स क्या हो जाएगा, रीड्स अपना जो वर्ब नंबर 2 है वो हो जाएगी। नॉवेल्स अपना यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो टू पास है, अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू पास अवे नहीं आएगा, ठीक है। ये फिलहाल आपकी एरर तो आपको पता है कि क्या होता है आपका ईडियम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टाइम, ना कि टू पास अवे द टाइम। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अवे हटा देंगे, और फिर इसके बाद में ये जो टू पास द टाइम है ये अपना यहाँ पर ईडियम है, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो फिलहाल एरर किस में हो जाएगी, आपकी एरर हो जाएगी थर्ड वाले ऑप्शन में। तो देखो ईडियम पर आपके जो बेस एरर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं, लेकिन जो पिछली वाली एरर थी कम वर्ड में वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल नोट डाउन कर ही लेना। एंड आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको कई सारे लोगों को आ भी गया होगा, ठीक है ना। तो खैर यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि मैंने आपको जितने भी आज क्वेश्चन समझाए हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है। डाउट होता है तो वो भी पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, शर्माना मत। आगे बात समझ में, मैं बहुत से बच्चों से बात करता हूँ जो बस यही बोलते हैं कि सर मैंने क्लास में भी अटेंड किया बट मैं डाउट्स को पूछ ही नहीं पाया। तो भैया इसलिए नहीं पूछ पाया ना कि आपको शर्म आ रही थी। अब शर्माना है या अपना करियर बनाना है, ठीक है ना। तो शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, फिर अपने गोल पर फोकस रहो। खैर इसके अलावा क्या है कि आपका एसएससी का आपको पता ही है, एग्ज़ाम डेट सारी आ ही गई हैं, तो अपनी तैयारी करते रहो। खैर एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन हुए हैं तो अभी भी टाइम है आपको, आराम से 60 डेज़ का टाइम है। आराम से जो लोग सो रहे थे वो भी अभी पढ़ लो। देखो होता क्या है ना कि कई बार जब लंबी रेस होती है ना तो स्टार्टिंग में जो लोग सो रहे होते हैं वो जब उठ जाते हैं ना तो बिल्कुल भागते भागते वो लोग विन हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं जीत जाते हैं। और जो पहले से दौड़ते बड़े अच्छे से चले आ रहे थे लेकिन फिर बाद में क्या होते हैं ना, सो जाते हैं, तो वो लोग फिर सो जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन लास्ट टाइम पे जो लास्ट मोमेंट में बिल्कुल लगा रहता है ना, लास्ट के 1-2 मंथ, उनका ही एग्ज़ाम बहुत अच्छे से यहाँ पर क्रैक हो पाता है, ठीक है ना। खैर ये बात मेरे मन में आई तो ये मैंने बोली थी। सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, sayonara।